भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अभी हाल ही में एक मुलाकात के लिए रशिया गए हैं। इस मुलाकात से भारत को क्या मिलेगा, ये मुलाकात हुई क्यों, इसका महत्व क्या है, इस चीज़ को जानने से पहले आपको भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं, खास करके कूटनीतिक लेवल पर उनके संबंधों का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना जरूरी है। 2000 का जो वर्ष था, उस वर्ष में भारत ने और रूस ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया। उस अग्रीमेंट के तहत एक निर्णय ये लिया गया कि हर एक साल भारत और रूस एक एनुअल समिट हेड ऑफ द स्टेट लेवल पर करेंगे। इस अग्रीमेंट का नाम था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बाद जब एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जिसमें ये बात बोली गई कि हेड ऑफ द स्टेट दोनों देशों के, जो हमारे प्रधानमंत्री और उनके रशियन काउंटर पार्ट जो हैं, जब वो एनुअल लेवल पर मिलेंगे तो वो एनुअल लेवल पर मुलाकात करके एक इंडिया और रशिया रिलेशनशिप का एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे। उस एनुअल लेवल डायलॉग में दोनों देशों को अगले एक साल के रिश्तों के लिए क्या दिशा दिखानी चाहिए, वो चीज़ की क्लैरिटी दी जाएगी। इसके बाद जब ये एनुअल लेवल समिट पे एक एजेंडा सेट हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन का कार्य वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों देशों के ऊपर आता है। तो 2000 से लेके आज तक अगर हेड ऑफ द स्टेट दोनों देशों के मिल रहे हैं तो उसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मिल रहे हैं। इसी साल जून के महीने में भारत के प्रधानमंत्री रूस की विजिट पे गए, उन्होंने वहां जाकर एनुअल समिट में भाग लिया। उस एनुअल समिट के भाग में जो एजेंडाज को सेट किया गया उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की विजिट। तो सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी रखिए। दूसरी चीज, भारत और रूस के बीच में जो संबंध आज की डेट में चल रहे हैं, उन संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो डायमेंशन है वो पहला डायमेंशन है डिफेंस का। भारत आज की डेट में एक बहुत बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है रशिया से, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानने की यह है कि भारत ने पिछले कई सालों में अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को बहुत डाइवर्सिफाई भी किया है। और जब हमने अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया तो हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी कि साउथ कोरिया, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, ये जो अलग अलग प्रकार के देश हैं, हम लोगों ने अपने डिफेंसेस को डाइवर्सिफाई करके इन नए देशों को अपने डिफेंस बास्केट में ऐड करने की कोशिश की। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि हमने अपने रूस से डिफेंस इंपोर्ट्स को बिल्कुल ही लाना बंद कर दिया? नहीं, हम रूस से अभी भी डिफेंस इंपोर्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हमारा जो ओरिएंटेशन है रूस को लेकर डिफेंस इंपोर्ट्स का, वो अब बदल चुका है। कैसे बदला है? क्योंकि जो अभी हाल ही में समिट हुआ प्रधानमंत्री के बीच में और रशिया के काउंटर पार्ट के बीच में जून 2024 में, उसमें एक निर्णय ये लिया गया कि डिफेंस में हम अब जितने भी प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे, यदि हम रूस से कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो होंगे क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। और ये चीज को लिखित में इस बार बोला गया, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंडिंग काम चल रहा था वो पिछले 3 साल से चल रहा था। पिछले 3 साल से भारत रूस को बार बार ये बात बोल रहा था कि हम आपसे डिफेंस लेवल पर क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में एंगेज करेंगे। जब इस बार 2024 जून में हमने उसको अग्रीमेंट में लिखा तो हमने ये बात समझाई कि ये क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है। हमने बोला कि क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी का मतलब है वो प्रकार की टेक्नोलॉजीज जिसमें भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है, जिसको आत्मनिर्भर होने के लिए भारत को कम से कम अगले 5 से 7 साल या 10 साल लगेंगे। अगर आप देखें तो भारत ने 2 साल पहले रूस से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदा था जिसको हम कहते हैं ट्रायम्फ S-400। ट्रायम्फ S-400 जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आज भारत को इस एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भारत के एक तरफ है एक नोटोरियस सा चीन, दूसरी तरफ है एक निकम्मा नीच किस्म का पाकिस्तान। तो ये दोनों देश, इन दोनों देशों से जो मिसाइल्स के थ्रू भारत की पूरी सिटीज जो हैं उनको एयर डिफेंस लेवल पर प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो सुरक्षा कवच भारत ने रशिया से खरीदा है उसका नाम है ट्रायम्फ 400। और ट्रायम्फ 400 एक टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग रूस खुद करती है। रूस ने इसको भारत को बेचने से पहले टर्की को किया, और तुर्की आज की डेट में जो देश है वो इसका बहुत गहरे तरीके से प्रयोग कर रहा है, और अब भारत भी उसी का एक प्रयोग करते हुए दिखता जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर जो 2024 जून में प्रधानमंत्री की विजिट पे साइन हुआ, जिसके बारे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस बार जाकर जो मीटिंग कर रहे हैं, वो था एनर्जी सेक्टर। भारत अभी तक एनर्जी इंपोर्ट जितना भी करता था वो हाइड्रोकार्बन का करता था। हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल का करता था। हम जब तेल का खरीद फरोख्त करते हैं तो इस तेल के खरीदने में और तेल के प्रयोग से प्रदूषण पैदा होता है। आज भारत खुद एक बहुत बड़ा चैंपियन बन रहा है धीरे धीरे आने वाले समय में कि वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करे, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करे। और रूस के पास आज की डेट में विश्व के सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ईरान और रूस, ये 2 ऐसे देश हैं, खास करके कतर,
इन तीनों के साथ अगर आप देखें लॉन्ग रन में जो है, इसी रीजन से आप समझेंगे कि ये तीन देश अमेरिका के साथ कभी भी अलाइन क्यों नहीं करते। कतर हमेशा ऐसी हरकत करता रहेगा जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को हार्म करेगा, सऊदी के इंटरेस्ट को हार्म करेगा, जो अमेरिका का एलाई है, या इसराइल के इंटरेस्ट को हार्म करेगा। साथ ही में ईरान, आप जानते ही हैं कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचा रखा है, और रूस, क्योंकि इन तीनों के तीनों को पता है कि हमारे पास नेचुरल गैस है जो फ्यूचर ऑयल है, जो तेल का एक विकल्प है, और भारत आज की डेट में रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को लीवरेज करते हुए इस नेचुरल गैस को सिक्योर करना चाहता है। इस रीजन से हमने इस अग्रीमेंट को जून 2024 में साइन किया। इस अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पूरा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्ट होगा, उसको कंटेनर्स में लेके भारत आया जाएगा, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वर्किंग के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की विजिट हुई। तीसरा एलिमेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जाना रूस इसलिए भी पड़ा क्योंकि जब प्रधानमंत्री अभी रूस गए थे तो उन्होंने वहां पर जाकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण सिर्फ भारत को नहीं बल्कि जो ग्लोबल साउथ के बाकी देश हैं उन सभी को समस्याएं हो रही हैं। इसमें भारत का सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट क्या है? यदि रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकता तो ये युद्ध ना रुकने के कारण भारत को सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हो रही है, भारत को इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। दोनों को देखते हैं। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन एक ऐसी जगह पर विश्व के मैप में स्थित है कि यूक्रेन के उस पार के देश और यूक्रेन के आसपास के देश, उनके पास जितने भी रिसोर्स हैं उनको सप्लाई करना, भारत में लाना अभी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। दूसरा, मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट। यूरोप जो है, यूरोप खास करके जो वेस्टर्न यूरोप है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, और भारत आज की डेट में चाहता है कि वो पैसे और टेक्नोलॉजी के साथ उनका रिश्ता एक भारत से भी बने। लेकिन समस्या क्या हो रही है, क्योंकि उन देशों के आसपास यूक्रेन में एक लड़ाई चल रही है रूस के तहत, तो वो सारे देश अभी इस मोमेंट पे वो पैसा भारत जैसे देशों में लगाने के बजाय अपनी डिफेंस को मजबूत करने में लगा रहे हैं, और वो क्योंकि फजूल का खर्चा अपनी डिफेंस को मजबूत करने में लगा रहे हैं, वो पैसा भारत जैसे देशों में आकर भारत के विकास कार्य में नहीं लग पा रहा है। इस कारण से भारत ने अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जून 2024 में गए तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह बोली कि हमें इस युद्ध को रोकना है और कुछ भी करके शांतिपूर्वक तरीके से इस मसले का, रशिया और यूक्रेन के बीच के मसले को हल निकालना है। अब इस चीज को समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो विजिट है इस बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए गई है, क्योंकि आज अगर भारत को एक विकास के कार्य पर चलना है, आज अगर भारत को एक विकास के पाथ पे चलना है, तो हमें एक ग्लोबल स्टेबल ऑर्डर चाहिए। और इस ग्लोबल स्टेबल ऑर्डर में आज की डेट में 3 ऐसे स्पेसिफिक देश हैं जो अड़चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला है रूस, जो यूक्रेन से युद्ध करके यूरोप की इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स को भारत की तरफ आने में रोक रहा है। दूसरा है ईरान, जिसने अपने आप और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल के ऊपर जो आक्रमण किए हैं उससे मिडिल ईस्ट में एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। और तीसरा है चीन। चीन ने अपनी आर्थिक परिस्थिति का प्रयोग करके, अपनी मिलिट्री परिस्थितियों का प्रयोग करके, जो उसने भारत के साथ एक बॉर्डर पे फ्रंट खोल रखा है, जो वो अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है पूरे एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया में। इन सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए भारत ने जो रणनीति अपनाई है वो बड़ी स्पष्ट तरीके से अपनाई है। सबसे पहले भारत ने ये बोला कि मुझे अगर इन 3 फैक्टर्स को देखना है, जिसमें से चीन एक फैक्टर है जो यूएस से एक लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा ईरान एक फैक्टर है जो इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है और सऊदी से लड़ाई लड़ रहा है, और तीसरा जो रूस और एक यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है। भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण चॉइस ये किया कि इन 3 जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में से मैं अपने सारे के सारे कदम किन चैलेंजेस के ऊपर रखूंगा। जब उसने ये निर्णय लिया तो उसका निर्णय ये निकला कि ये चैलेंज जिसको मुझे मिटिगेट करना है और जिस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैं अपना एक सहयोग देना चाहूंगा, वो हमने चुना रशिया यूक्रेन का कॉन्टेक्स्ट। अब ये सवाल उठता है क्यों? अब आप एक एक करके समझिए। हम चीन के साथ, जो चीन और अमेरिका का कंपटीशन चल रहा है, जिसकी राइवलरी की वजह से पूरा एशिया डिस्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा एक लार्जर ग्लोबल नैरेटिव बन रहा है, वो अमेरिका की सिरदर्दी है। चीन इस समय भारत के साथ कंपीट करके भारत को कहीं पर भी जो है अंडर राइट नहीं करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस समय जो है उसकी राइवलरी चीन के साथ है, चीन की राइवलरी अमेरिका के साथ है। तो भारत ने यह निर्णय लिया कि इन दोनों की राइवलरी में मुझे नहीं पड़ना, मैं अपने बॉर्डर को सिक्योर करूंगा,
अपने बॉर्डर पे जितना भी इशू है उसको बायलैटरली डायरेक्टली चीन के साथ रिजॉल्व करके और चीन के साथ उस मसले का हल निकालूंगा। दूसरा, जो दूसरा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है वो है ईरान का। इस ईरान वाले चैलेंज में भारत को एक चीज समझ आ गई, ईरान हमारे पक्ष में है, सऊदी अरेबिया हमारे पक्ष में है, इजराइल हमारे पक्ष में है। जब तीन बड़े मिडल ईस्ट के प्लेयर यदि हमारे साथ कोई ऐसा इंटरेस्ट हमारा अफेक्ट नहीं करते, इन तीनों के आपस में लड़ाई के कारण जब हमारी किसी नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आंच नहीं आती, तो मैं इन तीनों की लड़ाई में क्यों पड़ूं। इस रीजन से भारत ने किसी भी तरीके से, आप देखिए कि जब से पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल गाजा का इशू हो या ईरान के प्रॉक्सी वॉर जो इजराइल के साथ चल रही है उसका इशू हो, इस किसी भी चीज में भारत ने प्रोएक्टिवली जाकर कदम उठाकर उन दोनों लोगों को नहीं बोला कि आप बैठ के सुलह कीजिए। हमने जानबूझकर तीसरा और आखिरी जियोपॉलिटिकल चैलेंज चुना जो कि था रूस और यूक्रेन का। क्यों? 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, यूरोप, मैंने आपको बताया कि इस समय भारत की विकास कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यूरोप के पास जो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट है वो भारत को चाहिए। तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है एक स्टेबल यूरोपियन ऑर्डर। दूसरा, भारत रूस के साथ अच्छे संबंध रखता है, बाकी यूरोप के सारे देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। यूरोप के जितने देश हैं इस मोमेंट पे यदि अगर वो चाहेंगे किसी से भी एंगेज करना और अगर उनको चॉइस दी जाए भारत के बीच में और चीन के बीच में, वो किसी भी दिन भारत को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यूरोप के मेजॉरिटी देश डेमोक्रेटिक देश है, एक डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दी अर्थ भारत। यदि आज यूरोप में जाकर बाकी यूरोपियन डेमोक्रेसीज को अगर ये बात बोल रही है कि देखिए रूस और यूक्रेन के अंदर सुलह कराना सबके हित में है, तो वो यूरोपियन देश भी भारत की इस बात को सुन रहे हैं। यही चीज अगर चीन जाके बोलेगा तो चीन की बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि चीन जो हरकतें और गतिविधियां साउथ चाइना सी में कर रहा है, चीन जो गतिविधियां आज की डेट में जापान के साथ कर रहा है, चीन जो सारा टाइम आतंक और धमकाने का काम ताइवान को लेकर कर रहा है, इसकी वजह से चीन की मार्केट में कोई इज्जत नहीं है। इस रीजन से आप समझिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने जून 2024 में ये पॉइंट बोला कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में सुलह करवाने के लिए तैयार हैं, इसके फ्रेमवर्क को अब एग्जीक्यूट करने के लिए भारत के एनएसए को जाना पड़ा। और भारत के एनएसए की इस मीटिंग में क्या हुआ? भारत की एनएसए की इस मीटिंग में सबसे पहले एनएसए ने एक बात ये बोली रूस को जाके कि देखिए, यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूक्रेन में इस समय आप दोनों को अगर देखें, रूस को भी और यूक्रेन को भी, वो लड़ाई करके क्या अचीव कर रहे हैं? दोनों के दोनों लड़ाई करके टेरिटोरियल बफर्स बना रहे हैं, छोटी छोटी टेरिटरीज को काट रहे हैं। हमने जाकर, हमारे एनएसए ने ये स्टेटमेंट दिया कल कि किसी भी प्रकार के ये टेरिटोरियल बफर आपको काम नहीं आएंगे, आपको एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखना होगा। और ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हमने ये बात बोली कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखिए, इसका मतलब ये है कि हमने इनडायरेक्टली चाइना को ये मैसेज दिया कि देखिए आप भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि किसी भी देश के बीच में युद्ध जो है वो इस रीजन से भी हो सकता है कि यदि आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ना मेंटेन करें, और युद्ध होते हुए को रोकने का तरीका भी ये है कि अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन की जाए और किसी भी प्रकार के टेरिटोरियल जोन्स ना क्रिएट किए जाए। तो हमने जब ये बात जाकर रूस में अभी बोली, तो रूस से, यूक्रेन से, दोनों जगह पर एक मैसेज समा गया कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करना सबसे आवश्यक है। दूसरा, भारत के एनएसए ने जाकर एक और महत्वपूर्ण बात बोली रूस में कि देखिए रूस, हम चाहते हैं इस युद्ध को रोका जाए, जितना जल्दी होए आप सुलह कीजिए, और हम आने वाले समय में इस युद्ध के रुकने के बाद यूक्रेन के अंदर जितना भी पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का कार्य है, यानी कि युद्ध के बाद, जो युद्ध के दौरान यूक्रेन की तबाही होने के बाद यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए जो आवश्यकता है चीजों की, एड की, पैसे की, उसमें भारत एक रोल प्ले करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को यूक्रेन में जाकर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के एफर्ट्स में कराने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। उसका रीजन ये है कि जब भारत यूरोप के हार्ट के अंदर जाकर यूक्रेन में अगर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कराएगा, इससे यूरोप को एक मैसेज जाएगा और यूरोप को ये समझ आएगा
कि भारत को अब वो हल्का नहीं ले सकता। भारत एक सीरियस क्रेडिबल इंटरनेशनल प्लेयर है। ये सीरियस क्रेडिबल इंटरनेशनल प्लेयर भारत जो है, ये आज की डेट में एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन को भी कर रहा है। इससे जो भारत की इमेज बनेगी यूरोप के अंदर, उस इमेज से फिर वही दो चीजें याद रखिएगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है यूरोप के साथ, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी। ये दोनों के दोनों और आसानी से फ्लो करेंगे भारत में, और इससे भारत का विकास, इससे भारत के अंदर जो प्रगति है ये और बढ़ेगी। अब आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि भारत का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, जिसके लिए एनएसए को अभी जाना पड़ा, और एनएसए ने जाकर जब ये दो बातों पर चर्चा करी कि आप युद्ध को रोकिए, युद्ध को रोकने के बाद इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में भारत को एक रोल प्ले करने दीजिए, इससे रूस को पॉजिटिविटी इस बात की लगी कि यदि यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के बाद अगर यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन कार्य भारत करेगा तो कम से कम भारत एक निष्पक्ष देश होकर यह काम कर पाएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर आप इतिहास देखें तो अमेरिका इस चीज में भी छल कपट करता है। पहले वो एक देश को इन्वेड करता है, उस देश को इन्वेड करके उसको तबाह करता है, फिर अपनी ही निजी कंपनियों को उस देश में भेजता है और उन्हीं निजी कंपनियों को बोलता है कि अब आप यहां पर पूरी पूंजी लगाइए, और पूंजी लगाकर उस देश का विकास करने के नाम पर उस पूंजी को वो वहां भेज के वो पूंजी को रीरूट करते हुए अमेरिका में वापस लाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हेजेमनी और अमेरिका की पावर इंटैक्ट रहती है। लेकिन आज जब भारत ये बात बोल रहा है तो रूस को कंफर्ट इस बात से भी है क्योंकि रूस ने अमेरिका के इतिहास को अफगानिस्तान और इराक 2001 और 2003 में देखा है। उसने देखा है कि दोनों जगह पर जब अमेरिका रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर गया तो वो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिका ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को वहां बिठाकर उन दोनों देशों को एक लिसनिंग पोस्ट बना लिया अपनी इंटेलिजेंस के लिए। ये चीज भारत कभी नहीं करेगा। और ये चीज यदि भारत अगर यूक्रेन में जाकर ये बोलता है कि हम अपनी निजी कंपनियों की पूंजी वहां पर लगवाएंगे, तो रूस को यह बात पता है कि कम से कम यूक्रेन उस केस में CIA का एक लिसनिंग पोस्ट भी नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजों का जो अश्योरेंस था, ये जाकर NSA की विजिट के थ्रू भारत के NSA ने अभी दिया है। और आप अगले आने वाले 6 से 10 महीनों में देखेंगे, अगले समिट से पहले, क्योंकि अगले समिट में पुतिन जी जो हैं वो भारत आएंगे और भारत आके दोनों देशों के बीच में एक वार्तालाप होगी। इस एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के फ्रेमवर्क को जो इस्टेब्लिश किया गया है, इस एजेंडा का विजिट ये था। तो आई होप भारत के NSA की विजिट जो रशिया में हुई, आपको लार्जर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट और माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट डिप्लोमेसी के जो थे वो दोनों के दोनों अब क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।